गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मौज कर रहे हो? क्या हो गया रे? क्या? देख लेंगे। चलो पहले जो चल रहा है उसको पूरा कर ले। देखो, अपन बात कर रहे थे ऊष्मा की, हीट, यही बात कर रहे थे ना। चलो लिखो बेटा एक प्रश्न। अच्छा, एक ऑरली बताना मुझे। ऑरली एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। एक बर्फ का प्याला है, उसके अंदर एक लकड़ी के टुकड़े को, चम्मच को रखा, तो बताइए उसमें ऊष्मा का प्रवाह कौन सी विधि से होगा? चालन, सहवन, विकिरण। प्रश्न समझ में आया ना? देखो इधर मैंने कहा कि ये एक बर्फ का प्याला है, इसमें मैंने एक लकड़ी का चम्मच रखा, तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह कौन सी विधि से होगा? कौन कौन कह रहे हैं चालन, कौन कह रहे हैं विकिरण, कौन कह रहे हैं संवन, और कौन कह रहे हैं नहीं होगा? तो याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किधर से किधर होता है? अधिक ताप से कम ताप। तो कम से अधिक कैसे होगा? और दूसरा, ऊष्मा विद्युत लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, लकड़ी गर्म नहीं होती है बेटा? हाँ, तो ध्यान रखना। अरे लकड़ी जल रही होती है चूल्हे के अंदर, हम उसको पकड़ के आगे पीछे करते हैं, गर्म तो नहीं हो, वरना अधिक ताप से कम ताप की ऊष्मा आनी चाहिए थी ना। चलो, ये एक लॉजिकल प्रश्न है कॉमन सेंस का। हाँ, ये रीट में आया हो अभी। ऊष्मा का प्रवाह ही नहीं होगा लकड़ी में। नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं। प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं ऊष्मा को हम तापमान के रूप में मापते हैं। ये लास्ट लाइन हमने कल लिखी थी। लिखो हेडिंग ताप पैमाने। हेडिंग लिखो बेटा ताप पैमाने, टेम्परेचर स्केल। लिखो ताप पैमाने। अब बातें बंद कर दो प्यारे विद्यार्थियों और लिखो हेडिंग टेम्परेचर स्केल, ताप पैमाने। कल से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लिखो ताप पैमाने। लिखा क्या बेटा? ताप पैमाने कितने होते हैं बता सकते हो? वैसे 5 होते हैं, मैं 4 लिखता हूं यहां। कौन कौन से फेमस? चलो इधर देखो, एक इंडेक्स बनाता हूं। सबसे पहले ताप पैमाना, उसके अंदर गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, एक तो होता है आपको याद होगा सेल्सियस या सेंटीग्रेड, एक ही है दोनों, सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड। इसका गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला। दूसरा होता है बेटा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का गलनांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा होता है केल्विन। केल्विन का होगा बेटा 273 केल्विन और 373 केल्विन। और चौथा होता है र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर। यह बेटा ताप पैमाने, नोट करो। टेम्परेचर स्केल नोट किया जाए।
है भाई, लास्ट में र्यूमर 0 और 80। देखो इधर, किसी भी वस्तु का तापमान सेंटीग्रेड में 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32, केल्विन में कितना होगा 273 और र्यूमर में कितना होगा, यानी कि ये सब आपस में बराबर होंगे और ये सब आपस में बराबर। एक बार एक प्रश्न आया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होंगे, तो आंसर क्या था 32। ये सब आपस में क्या होंगे बराबर। बढ़े आगे, क्या हुआ, ऐसा क्या है। मस्तिष्क का अध्ययन तो इंसेफेलॉजी, न्यूरोलॉजी कब से कहा मैंने कहा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, मैंने कब लिखा है मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। मैंने कहा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, तो इसका स्पेशलिस्ट किसका अध्ययन करेगा, न्यूरॉन का। इसलिए न्यूरॉन का अध्ययन करना क्या हुआ, ये बोला था हुक्म, वापस रिकॉर्डिंग देख लेना। इस कभी नहीं बोला मस्तिष्क का अध्ययन, ये तो जोड़ो मत इधर उधर बातें, महापी में कौन सा कुछ कहा है, पर ये फालतू बातों को इंटरकनेक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं दूर दूर तक लिखा ही नहीं मैंने। नेक्स्ट पढ़े आगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ताप पैमानों की, टेम्परेचर स्केल की। लिखो बेटा, ताप पैमानों में परिवर्तन आपने पढ़ा आता, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गलत हो गया। ताप पैमानों में परिवर्तन, एक बात हमेशा याद रखना, मैं हर चीज को सोच समझ के नाप तोल के लिखता, कभी भी मैं फालतू बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट, क्योंकि मुझे भी पता है यहां सिर्फ कैरियर का सवाल है, ये क्लासें नॉर्मल क्लासें नहीं है साहब, किसी की जिंदगी बनाती है। ताप पैमाने, देखो बेटा इधर C/5, ढंग से सुनना, बराबर के, चलो F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नोट करो। हाँ, ये फॉर्मूला लिखो बेटा, छोटा सा फॉर्मूला है। ये टॉपिक सीईटी में है क्या, नहीं, ग्रेजुएशन में है, 12th वाले में नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन वाले सीईटी में ऊर्जा उष्मा है। पता नहीं बेटा, मैं तो सुबह उठती क्लास में आया हूं, अभी तो दिन में पता चलेगा। सही है ना भाई, चले बड़े आगे बेटा। फॉर्मूला याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। एक बात याद रखना, ये चारों पैमाने लिखे हैं मैंने और आपस में तुलना की है, तो एग्जाम में जब प्रश्न दे तो जिन दो पैमानों की बात करें उन दो को लेना है, सबको एक साथ नहीं लेना है। आप कहोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया, तो एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो मेरे मित्रों, लिखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। 30 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। तीस डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। चलो बोर्ड पे देखो, पहला प्रश्न मैं करूंगा, अगले 2-3 आपको करने। एक बार मैं तरीका बता दूं, अच्छे से समझना, उसके बाद 2-3 प्रश्न मैं दूंगा, उनको आपको सॉल्व करना है। 24 गलत है, गलत है, क्योंकि 0 होता तो 32 आता है, तो
तो सीधी सी बात है, इससे ज्यादा ही उत्तर होगा, इतना तो आइडिया लगा दो। 86 इसका आंसर आएगा। कैसे? देखो मित्रों, ऐसे। यहां बताओ मुझे किसकी बात की है, एक फ़ारेनहाइट और दूसरा सेंटीग्रेड। कितने की बात की है? 2। तो सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या है, सी का क्या है फॉर्मूले में, देखो C/5। तो लिखो बेटा C/5 बराबर दूसरा कौन सा बेटा, फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट क्या है, F-32/9। बताओ, पहले आराम से समझना, लिखना मत, 2 मिनट रुक जाओ। एक बार प्रश्न समझ में आ गया ना, तो इसके आसपास भी आया तो गलत नहीं होगा। C/5 बराबर F-32/9, यानी कि प्रश्न में जिनकी बात करें उन दो को लिखना है। क्लियर यहां तक सबका? बेटा C दिया है कितना, तो 30/5। कोई डाउट? बराबर यहां F तो पूछा है, तो F को एज इट इज रखो, -32/9। अब इसको काट दो बेटा, यहां से हम इसको काटे तो ये कट गया 6 × 9, 9 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, गणित का नियम तो बता, वज्र गुणा। तो 6 × 9 कितना हुआ, बराबर क्या हुआ, F-32। इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो बेटा 54 + 32 बराबर F, तो F बराबर हो गया 86। ये आंसर आया समझ में? नोट करो, नोट किया जाए। लिख दो। फिर अगला प्रश्न आप सब करेंगे, कोशिश करेंगे, गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सुधार करेंगे। पहले एक बार सबको लिखने दें, पहले इसका सॉल्यूशन लिख दो, अगला आप सब अच्छे से करेंगे। और कोशिश करना थोड़ी सी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। चलो प्रश्न लिखो, बोलो, रुको। शरीर का तापमान केल्विन में कितना होगा? नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, शरीर का तापमान, बोलना बिल्कुल नहीं है जब तक मैं नहीं पूछूं, केल्विन में कितना होगा? चलो सभी आराम से सॉल्व करें, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आता है। अब दिया क्या है और पूछा क्या है, ये देखो कि सर कुछ नहीं दिया, केवल पूछा है। ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। मतलब मेरे कहने का यह है कि कुछ कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए। मतलब मेरा यह है कि शरीर का ताप कितना है, यह आपको याद होना चाहिए। कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी दे दिया इसका मतलब, और पूछा किस में है, तो K-273/5। कोई प्रॉब्लम यहां? तो बताओ 5 से 5 गया, क्रॉस करेंगे तो कट जाएगा, तो पीछे बचा C बराबर K-273। तो याद करो ये माइनस का इधर जाएगा तो C + 273 बराबर K, और C हमारे पास कितना है, 37 + 273 बराबर K, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। सिंपल ही तो है, नोट करो। जिससे नहीं हुआ चेक करो कहां गलती हुई। शरीर का तापमान तो बेटा याद रखना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आपको रखना ही पड़ेगा। क्या हुआ?
क्या हुआ भाई, कोई समस्या है क्या? आराम से सॉल्व करो प्रश्नों को। नेक्स्ट, चलो अगला प्रश्न करो। लिखो वातावरण का तापमान, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। और अगला प्रश्न सबके सही होना चाहिए, कोशिश करना, गलती छौथ होती। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? वातावरण का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में कितना होगा? सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा, वातावरण का तापमान नॉर्मल कितना होता है बेटा? 27। अब कर दो, बस थोड़ी सी हेल्प मैं कर दूं आपकी। हालांकि ये एग्जामिनर नहीं बताएगा, आपको कॉमन सेंस में याद रखना पड़ेगा। कितना आया? टिपा ठोके, टिपा नहीं ठोकना, कोशिश करो। 80.6 अगर किसी का आया है तो एकदम सही है। 80.6 इसका आंसर आएगा। मतलब इसमें भी वही जोड़ बाकी गुणा भाग वाली बात है, कहीं कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो सकती है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। चलो इधर बोर्ड पे देखो प्यारे विद्यार्थियों, इधर 80.6 जिसके भी आया मैं कह रहा हूं एकदम सही है। चलो इसको सॉल्व करा दे। c/5 बराबर f माइनस 32/9। यहां तक तो शायद कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, सबका हो गया। c 27 मैंने कहा सॉरी वातावरण का होता हमें लेना है, बटा 5 बराबर f माइनस 32/9। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो ये हो जाएगा बेटा 27 × 9 बराबर 5f माइनस कितना होगा, ये मल्टीप्लाई 160 होगा ना? कोई प्रॉब्लम भाई? 10 और 15 और 1 16 सीधा कर दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 4 2 3 और प्लस क्या होगा? जोड़ दो 3 0 और कितना आएगा? बटा 5, तो कितना होगा? 80.6 फ़ारेनहाइट। 86 कैसे आएगा? 80.6 होगा। एट्टी 80.6 होगा। सबके ये आया? चलो एक लास्ट प्रश्न और कर दो। हाँ चलो इसको नोट कर लो। इसको बंद करें ना यार। हो गया? चलो एक प्रश्न लिखो। अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के थोड़ा सा करना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस आपस में बराबर होंगे?
आराम से सोच के समझ के शुरू करें। कोशिश करना, गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। कहीं तो ये सोच रहे कि शुरू कहां से करें, और कहीं उत्तर ही निकाल चुके हैं। कैसे चलेगा बेटा ऐसे, जबकि सबको बराबर एक जैसे ही पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले देखो इधर इस प्रश्न को करना कैसे है, क्या रहा है ये देखो, ये एग्जामिनर क्या कह रहा है इस प्रश्न के अंदर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों बराबर होंगे, दोनों कौन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। माना कि x डिग्री पर दोनों क्या है बेटा, बराबर, यानी कि मानना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, ये एग्जामिनर खुद कह रहा है। तो बेटा x पर क्या हो गया, x डिग्री पर c बराबर हो गया f, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो गया। तो फॉर्मूला है c बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9। दोनों को हमने क्या मान लिया, तो x बटा 5 बराबर x माइनस 32 बटा 9, और हमें बराबरी तो वैल्यू करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 5x माइनस 160, क्योंकि इसको 5 से गुणा किया, इसको 9 से किया, वज्र गुणा। आ गया समझ में। ये 9 कैसे आए, इसको इधर भेजा और इसको इधर, तो 5x माइनस 32 से गुणा किया तो 160। 9x इधर ये जाएगा तो माइनस 5x, और ये इधर माइनस का है ही, माइनस का ही है ये। तो इस 5 9 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x बराबर माइनस 160, तो x बराबर होगा माइनस 160 बटा 4, तो 4 का भाग 2 तो माइनस 40, और कितने पे पूछा, डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर हो जाएगा माइनस 40। नोट करो। सिंपली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गणित है। ये एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, अगर हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि 9 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू एक्स माइनस 32। ये अगर मैं यहां लिख दूं तो यहां से ये आया। देखो इधर वापस c बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, ये दोनों की वैल्यू हमने कितनी मानी, x, तो यहां पर भी x लिख दिया और यहां पर भी x लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई किया तो 9 इधर गया तो 9 इंटू एक्स, और 5 इधर आया तो 5 गुना पूरा किससे, x माइनस 32 से। तो 9 को x से गुणा किया तो 9x, 5 को x से गुणा किया तो 5x, फिर 5 को 32 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 16, माइनस 160। फिर ये हो गया, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, तो 4 बचे, ये सेम 4 का भाग दिया तो माइनस 40। एकदम सिंपल है, नोट कर लो। कईयों ने तो कर भी लिया था पहले ही, अच्छी बात है। सिंपली तो है रे, कोई समस्या, चलो लिख दो फटाफट। एक काम करना, शरीर का और वातावरण का ही अक्सर तापमान पूछते हैं। किसका पूछेंगे, शरीर का और वातावरण का। क्यों ना हम सीधा ही याद रख लें, ताकि इतनी माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं हो। तो एक इंडेक्स बना दूं और उसमें शरीर और वातावरण का सीधा तापमान लिखा दो। ये लिखो पहले, और याद रखना ऐसे प्रश्न आजकल जनरल साइंस में मिलते हैं।
एक दो न्यूमेरिकल बीच में डाल देते हैं, हालांकि डाले तो नहीं है पिछली बार, पर भरोसा किसी का नहीं है, हमें तो ओवरऑल तैयार होके जाना है। चले आगे, चलो इधर देखो, एक तो मैं बात कर रहा हूं किसकी मित्रों, शरीर की, और एक बात कर रहा हूं किसकी, वातावरण की। शरीर और वातावरण। और किस किस में पूछ रहे हैं अपन, तो एक तो हो जाएगा सेंटीग्रेड में, एक हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, और एक हो जाएगा केल्विन। लिखो या ऐसे लिख दो चलेगा, पूरा लिखो सेल्सियस, जरूरत नहीं है। शरीर का कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और वातावरण हाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वातावरण का फ़ारेनहाइट में होगा बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आपने निकाला ही है 80.6। ये होगा 310 केल्विन, और ये होगा 300 केल्विन। ये आपको याद रखना है, नोट कर लो सीधा ही, ताकि निकालने की जरूरत नहीं पड़े। इन तीनों में पूछते हैं अक्सर, तो आप आराम से कर सकते हो। हो गया, नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा परिचय हो गया ऊर्जा और ऊष्मा, और इसके कुछ प्रश्न जो बनते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया। और अगर आपको प्रश्न नहीं करना है तो सीधा याद करना है, तो उसकी सारणी भी अपने बना दी। या तो आप सीधा याद कर लो, फ़ारेनहाइट में शरीर का तापमान, केल्विन में और सेंटीग्रेड में, तो सीधा टिक करना रहेगा। कितने में 1 डिग्री सेल्सियस निकाल दो, फॉर्मूला बता रखा है ना, मना किसने किया, निकालो बेटा। कितना भी डिग्री बोलो, कितना भी डिग्री बोले निकालिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, रटाया नहीं। कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होंगे, लिखो प्रश्न, भाई का प्रश्न लिखो और उत्तर बताओ। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होंगे, यही है ना, करो सॉल्व। मैंने कौन सा रटाया, इसलिए मैंने देखो ये रटाया नहीं है, मैंने फॉर्मूला निकालना बताया, क्योंकि कोई जरूर नहीं है कितने डिग्री पूछिएगा। कितना आया बेटा 33.8, अब मुझे याद ही नहीं है, मैंने तो सीधा बोला है। तो C/1/5 बराबर F-32/9, यही होगा। तो ये हो गया 9/5 बराबर F-32। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 32 + 9/5, जोड़ दो। अच्छा पहले आपने भाग दे दिया क्या, कितना दिया भाई, ये सॉल्व कर दो ना। अरे भाई सीधा सॉल्व कर दो, 5 का भाग दे दो 9 में, कितनी बार जाएगा 1, और कितना बचा पीछे 4, और इसमें कितने जोड़ दो 32, तो 33.8। ले भाई तेरा उत्तर, सीधा आंसर आ गया, कोई लफड़े ही नहीं। चलिए बेटा, कोई भी डिग्री बोले, किसी का भी पूछे, फॉर्मूला आपके पास है। आपको मैंने रटना बताया ही नहीं है, मैंने निकालना बताया। तो ये हो गया ऊर्जा और ऊष्मा का भाग। बहुत नॉर्मल और बहुत सीधी बात की मैंने यहां, और विथ न्यूमेरिकल। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा पढ़े,
सीक्वेंस बना रखी है ना। बल लिखो फोर्स, बस बस कोई दिक्कत नहीं, सभी पढ़ने हैं। लगाओ नया टॉपिक, हेडिंग बल, फोर्स। उधर देखा ही नहीं। लिखो बल। क्यों, क्या हो गया? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखो बल, या हम इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। बल किसे कहते हैं? फोर्स को। वारे वाह। फोर्स किसे कहते हैं? बल को। गजब होशियार हो गए यार। अरे भाई, नॉर्मल बात करें तो किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने के दौरान हम जो भी कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बल। लिखो परिभाषा, लिखो बेटा। किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने के दौरान किया गया कार्य बल कहलाता है। बल कहलाता है। और बल का फॉर्मूला भी आपको पता है, F बराबर क्या होता है? ma। ये पहले ही मैंने लिखा दिया। तो बताओ इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का क्या है? kg इंटू त्वरण का क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति में है? mks। फिर है बेटा न्यूटन, ये कौन सी पद्धति में है? SI। और फिर होता है बेटा डाइन, और ये कौन सी पद्धति में है? CGS। ये तीन आपको याद रखने हैं। ऐसा प्रश्न जी कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो तीन मात्रक, तीन पद्धति में, SI, MKS और CGS। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। ये पूछा हुआ है। लिखो, एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे बेटा? 10⁵ लिख दो। तो याद रखना मित्रों, किसी भी वस्तु की हम अवस्था बदलने के लिए इसको खींचेंगे, धक्का देंगे तो वो कार्य बल कहलाता है। बल का फॉर्मूला लिखा दिया था मैंने, फादर बराबर मदर, F बराबर ma, मात्रक हो गया kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हो गया न्यूटन, या हो गया डाइन। स्पेशल पूछ ले, सब ऑप्शन आ जाए और पूछ ले बल का CGS मात्रक कौन है, तो केवल उत्तर डाइन होगा। SI पूछे तो न्यूटन होगा, और MKS पूछे तो kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। और कुछ नहीं दे तो सभी है। तो निर्भर करेगा प्रश्न पूछने के आधार पर। नेक्स्ट बढ़े आगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अच्छे से बोर्ड पे देखना, कुछ समझाने की बात कर रहा हूं मित्रों। F बराबर क्या होता है? ma। यानी कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। कुछ लिखना मत, समझने का प्रयास करना। यही है मित्रों, कोई डाउट? यदि, क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं? यदि त्वरण, जिसको हमने क्या लिखा था? एक्सीलेशन की जगह गुरुत्वीय त्वरण
स्मॉल जी का उपयोग करें तो इसे भार कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? W। यानी कि W बराबर हो जाएगा mg, जहां W क्या है बेटा? वस्तु का भार, m क्या है? द्रव्यमान जो कभी बदलता नहीं है, और g क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो भार भी एक तरह का बल ही है, और इसका वैल्यू पूछ ले तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो भार क्या होता है? mg, और बल क्या होता है? ma। दोनों में अंतर। इसका मतलब वस्तु का भार हमेशा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो कभी बदलता नहीं है। नोट करो। चले आगे। कटे और यू कर रहा था, बच गई। सॉरी भाई। ले मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कल मैंने कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, बहुत बढ़ा हुआ आया, इसलिए मैं चुपचाप, जिंदगी कभी भी जा सकती है। इसलिए चुपचाप अच्छे से अच्छा काम करके निकल जाऊं, ताकि जाने के बाद कम से कम याद तो करोगे। फैट तो बंद है बिल्कुल। समोसे में फैट होता है, तो ये ना भाई। नेक्स्ट। तो मैंने तो कल जब रिपोर्ट देखी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तब से मैं तो खुद टेंशन में आ गया, नहीं आया तो आ जाए कहीं। इसलिए जितना हो सके भगवान से प्रार्थना करता हूं भलाई का ही काम हो। चलिए बढ़ो बेटा आगे। इधर F बराबर क्या होता है? मां। पिताजी बराबर माताजी, दोनों का स्थान बराबर। भूलोगे नहीं इसको? तो नहीं भूलोगे ना? हाँ। चलो एक छोटा सा छिनाक सा प्रश्न पूछना चाह रहा, पूछ लूं आपसे? बोर्ड पे देखो तो ढंग से सुनना। एक व्यक्ति, ये मान लो हमारी धरती, अब धरती गोल है, हाँ, कैसे ऐसी कैसे बनाई, मान लो ये धरती है, माना कि, मान सकते हो? धरती पे कितने ध्रुव होते हैं? 2। कौन कौन से बेटा? उत्तरी ध्रुव और 2 ही ध्रुव होते हैं, साउथ और नॉर्थ। एक व्यक्ति है जो कहां खड़ा है और वो कहां आना चाह रहा है? दक्षिणी ध्रुव पर। तो यहां से रवाना हुआ और चलते 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 कहां आ गया? दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसकी संपूर्ण यात्रा में इसके भार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन से उत्तर देना। इसकी पूरी यात्रा में इसके भार में क्या परिवर्तन होगा? पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन
पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। चौथा ऑप्शन, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलो मित्रों, समझ गए प्रश्न? वापस सुनो, प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति कहां है? उत्तरी ध्रुव। कहां आ रहा है? दक्षिणी ध्रुव। तो यहां से यहां पहुंचने के दौरान पूरी यात्रा हो गई, यहां आ गया। अब इसमें क्या परिवर्तन रहा? चलो, किसका आंसर है? भार बढ़ा, बढ़ेगा? पूरी क्लास में से किसी का नहीं आया है। घटेगा? किसी का नहीं। आपका आंसर है घटेगा। ठीक है। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? आप दोनों का। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? सबका मालिक एक है। देखो इधर, गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, जो मैक्सिमम कहां होता है? ध्रुवों पर। और मिनिमम कहां होता है? केंद्र पर। और कितना होगा बेटा? 0। तो अपना भार, अधिकतम भार तो एम जी है, और एम कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? जी। तो जहां जी ज्यादा वहां भार ज्यादा, जहां जी कम वहां भार कम, क्योंकि जी से गुणा है। तो यहां भार है मैक्सिमम है। जैसे ही रवाना होगा, जी कम होते होते केंद्र पर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां उसका भार 0 हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते हो जाएगा अधिकतम। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी कि आंसर 4। कोई डाउट? अब ये मत कहना सर जी 0 कहां होगा? पूरी धरती पर, अमेरिका में एक, भारत में एक, पाकिस्तान में एक, अफगानिस्तान में। तो ये आभासी है, ये माना गया है। कहां है? किसी को उठा नहीं है, ध्यान रखना। चलो, तो ये लाइन लिखा दूं, ये वाला पॉइंट लिखो। नोट, नोट, नोट के बिना जिंदगी अधूरी है भाई। पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अभी वो चाय भी नहीं पिलाएगा ब्रेक में। लिखो नोट, लिखो नोट। जब भी कोई, या लिखो, हां, जब कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से, जब कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करता है, तो वस्तु का भार, तो वस्तु का भार पहले घटेगा, वस्तु का भार पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्योंकि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान, जी समझ गए? पूरा ही बोलो, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। क्योंकि जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम या शून्य होता है। तो मैक्सिमम कहां होगा मित्रों? ध्रुवों पर। और मिनिमम कहां होगा? केंद्र पर। कोई डाउट? कोई दिक्कत? चलो, एक प्रश्न का उत्तर देना वापस। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की ही बात करूंगा, क्योंकि यहां पर ऐसे प्रश्न ही बनने की संभावना रहती है। मित्रों, एक व्यक्ति है जिसका भार पृथ्वी पर कितना है? 120 किलो।
कहां पर है बेटा ये? और वो उड़ान भर के जाता है कहां पर? चंद्रमा पर। आपको पता है एक न्यूज, एक अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, जो अभी वापस नहीं आई है, वापस धरती पे उनकी लैंडिंग नहीं हो रही है, कैंसिल हो चुकी है कुछ यान में तकनीकी खराबी होने से। तो एक तो वो चर्चा का मुद्दा बेटा करंट के वे से, और एक मैंने कल पढ़ा कि एक यात्री है नासा की जो मंगल ग्रह पर जाएगी 2028 में और वापस लौटकर कभी नहीं आएगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने की यात्रा करने का हमारे पास साधन है, आने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि वहां से वापस लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है। तो वो अपना जीवन कुर्बान करने जा रहे हैं। तो ये भी अब आने वाले समय कुछ दिन तक काफी चर्चा में रहेगा। तो जो भी आप जब अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो ऐसी कुछ घटनाओं को थोड़ा विशेष फोकस करना चाहिए। याद है हमारे इसरो ने एक यान बनाया है SLV, जो अंतरिक्ष से वापस आएगा, तो उसकी तीसरी बार सफल लैंडिंग करवाई है। उड़ाया वापस उतारा, उड़ाया वापस उतारा, तो इसमें पूर्ण रूप से क्या मिली है? सफलता। तो ये 4-5 क्वेश्चन अभी करंट में इसरो से संबंधित, कुल मिला के स्पेस से संबंधित बन रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। चले वापस। तो एक व्यक्ति है जिसका भार पृथ्वी पर कितना है? 120 किलो। तो बताओ चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर भार कितना होगा? कितना होगा मित्रों? 120 किलो ही रहेगा। तो याद रखना वापस, अब मैं इसका जवाब देता हूं। जी जो मून है, मून समझ गए, चंद्रमा का, वो जी अर्थ का 6 है, 1/6 है। तो हमारे यहां पर mg है, तो वहां g/6 होगा। तो जितना भार धरती पर होता है उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होगा। तो 120 धरती पर है, तो इसका 1/6 गुना, यही हुआ मित्रों। कितना हो जाएगा? 20 किलो। तो कितना भी भार होगा उसका 1/6 गुना भार कहां पर होगा? चंद्रमा पर। तो हमारा जो रोवर है हमने भेजा था प्रज्ञान, आज अगर मैं वहां जाकर उसका भार तोलूं, तो मान लो वो धरती से हमने छोड़ा तब 120 किलो था, वहां जाके मापूं तो कितने किलो का होगा? तो किसी का वजन धरती पे बढ़ा हुआ है तो टेंशन मत लेना, चंद्रमा पर जाते ही कम हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं तो वजन की टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चंद्रमा पर जाकर कम कर दूंगा। ये तो पता नहीं। लो, ये मुझे मंगल पे भेज रहा है ताकि वापस कभी नहीं आए। लिखो लिखो बेटा, नोट में दूसरा बिंदु। किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का, चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का, पृथ्वी पर भार का, हाँ, पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना होगा। पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना होगा, क्योंकि 1/6 गुना होगा, क्योंकि ये लिख दो, जी मून बराबर जी अर्थ बटा 6। अच्छा ये बताओ, किसी भी वस्तु को हम कम से कम कितना वेग दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके चली जाएगी और लौट कर कभी नहीं आएगी?
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो लिखो, हाँ लिखो तीसरा बिंदु नोट में, पृथ्वी पर या पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है मित्रों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग, पलायन वेग वह वेग होता है जिसे किसी वस्तु को देने पर वह लौटकर पुनः नहीं आती और अंतरिक्ष में चली जाती। तो अंतरिक्ष यान वगैरह कम से कम कितनी गति से छोड़ने हैं? 11.2। उसे कहते हैं बेटा पलायन वेग। चली जाती है और लौटकर कभी नहीं आती है। तो पलायन वेग को क्या बोला जाता है? एस्केप वेलोसिटी। चली जाएगी, वापस लौटकर नहीं आएगी। लिख दिया? तो ये थोड़ा सा बल को मैंने भार के रूप में जोड़कर पढ़ाया, क्योंकि हमें तो ओवरऑल प्रश्न कोई आ जाए तो कॉमन सेंस का सही करना है। चलो अब लिखो टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। ये नोट के 2-3 बिंदु हो गए। अच्छा, एक ऑरली प्रश्न बताना, 1 मिनट रुकना बेटा। बताओ, एक वस्तु का द्रव्यमान धरती पर 200 किलो है, अंतरिक्ष में कितना होगा? 200। याद रखना, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, केवल क्या बदलता है? भार। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? फिर ठीक है। लिखो बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। बल के प्रकार। बताओ मित्रों, बल कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले अपन बल के प्रकारों की बात करें तो मुझे बताओ, बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, ठीक है। कौन कौन सा? बल 2 प्रकार का होता है। ये बात जिसने भी बोली है एकदम सही बताई है, कोई डाउट नहीं। कौन कौन सा? एक होगा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्की बल और असंपर्की बल। तो बल सबसे पहले कितने प्रकार का होगा? 2। कौन कौन सा? संपर्की बल और असंपर्की बल। संपर्की बल में 3 बल आते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? एक होता है, क्या मैं तो वायर के हाथ ही नहीं लगाया भाई। एक तो होता है बेटा पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। देख ले, एकदम अलग रखती है। घर्षण बल। और एक होता है उत्प्लावन बल, ब्लूवेंट फोर्स। फालतू बात करेंगे, इससे अच्छा 2 सूत्र पढ़ लेंगे। फिर असंपर्की बल, इसमें एक होगा बेटा ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होगा बेटा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा होगा विद्युत बल।
ये हो जाएंगे 6 मेन फोर्स, मुख्य 6 हैं, लिख दो। अरे इधर उधर नहीं, इधर। देखो मित्रों, मैं आराम से बहुत सिंपल व्यवहार के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो प्लीज इसका मिसयूज ना करें। आप सभी मेरे भाई बहन की तरह है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से अच्छा इनको समझाया जाए। चलो इधर बेटा, बल कितने प्रकार का होता है? 2, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। देखो बेटा, ऐसा बल जो दो वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगेगा तो हो जाएगा संपर्की बल, और जो बिना संपर्क में आने पर लगता है वो असंपर्की बल। जैसे पेशीय बल कब लगता है? जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, धक्का देते हैं, फेंकते हैं, तो हमेशा कौन सा बल होगा? पेशीय। अब देखो, ये पोडियम वहां पड़ा है, मुझे इसको खींचना है, संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तभी लगेगा जब मेरा क्या होगा? संपर्क। घर्षण बल, एक वस्तु की सतह पर दूसरी वस्तु गतिशील होगी तभी लगेगा। और उत्प्लवन बल क्या होता है? कभी आपने देखा होगा पानी में लकड़ी का कोई टुकड़ा तैर रहा हो तो उसको अपन प्रेशर देके छोड़ो, वो तुरंत वापस ऊपर आएगा। तो एक बल काम करता है द्रव के अंदर जो निचली सतह पर ऊपर की ओर लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के बीच लगता है। ये चुंबक के बीच लगता है। याद करो, चुंबक दूर से आगे भागती या अट्रैक्ट होती है, बचपन में जादू करते थे, याद करो। और ये दो आवेशों के बीच लगता है। इनको पढ़ेंगे कल। थैंक यू।